हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो सितंबर 2022 में हुआ था कक्षा 9th का साइंस सब्जेक्ट का पेपर कराने जा रहा हूँ। आइए करते हैं। पेपर आपका 40 मार्क्स का था और 90 मिनट आपको दिए गए थे। सभी क्वेश्चन कंपलसरी थे। पहले 15 क्वेश्चन जो थे आपके 1 मार्क्स के थे, 16, 17, 18 क्वेश्चन 2 मार्क्स का और 19, 20, 21 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। 22 और 23 2 क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के थे। आइए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी फोर्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है आपको पता है, फार्मूला होता है एफ होता है dp/dt। और ये p क्या है यहाँ पे, p आपका क्या है, लीनियर मोमेंटम है। तो राइट आंसर क्या होगा, लीनियर मोमेंटम, यानी फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द न्यूमेरिकल रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस आपको बताना है, रेशो देखिए डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है आपको पता है, डिस्टेंस ये क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड होते हैं, ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये होता है शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट पाथ है, ये हमेशा क्या होता है, लेस देन या इक्वल होता है किसके, डिस्टेंस से। यानी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इक्वल हो सकता है या हमेशा छोटा होगा। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, इट इज़ इक्वल और लेस देन 1। दिस इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट वेज 24 न्यूटन्स व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, what would be the weight when measured on the surface of the moon। किसी वस्तु का जो भार है वो कितना है, 24 न्यूटन है अर्थ सरफेस पे, तो मून पे कितना होगा हमें पता है। जो वेट होगा, वेट ऑन अर्थ कितना होता है, वेट ऑन अर्थ 6 टाइम्स होता है, 6 टाइम्स वेट ऑन मून। या कह सकते हैं कि जो मून पे वेट होगा, वेट हमें निकालना क्या है, वेट ऑन मून, वो कितना होगा 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। अब जो अर्थ पे है आपका, जो वेट है अर्थ पे कितना है 1/6, कितना ये 24 है, तो कितना हो गया आपका 6 4 जा यानी 4 न्यूटन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा सी 4 न्यूटन। तो जो अर्थ पे अगर 24 है तो मून पे कितना होगा 4 न्यूटन होगा, आपको 6 से डिवाइड कर देना है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर के रिगार्डिंग आपको 4 स्टेटमेंट दी गई, इसमें 1 स्टेटमेंट क्या है आपकी ठीक नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, पार्टिकल ऑफ ए मैटर आर रैंडमली मूविंग इन ऑल डायरेक्शन। जो पार्टिकल होते हैं रैंडमली मूवमेंट करते रहते, ठीक है बिल्कुल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। आप देखते हैं अगर वाटर को गर्म करते हैं तो उसके अंदर क्या है, वाटर पार्टिकल मूविंग स्टार्ट कर देते हैं। इसका मतलब क्या, ये भी ठीक स्टेटमेंट है। यानी जब टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी मीन्स मोशन बढ़ जाता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल रिमेन सेम एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो ये स्टेटमेंट जो है ठीक नहीं है। अगला है, पार्टिकल ऑफ मैटर डिफ्यूज इनटू ईच अदर ऑन देयर ओन। आपको पता है गैसेज है अपने आप डिफ्यूज हो जाती है, अगर वाटर के अंदर इंक डालते हैं इंक डिफ्यूज हो जाती है। तो राइट आंसर क्या, सी जो हमारी स्टेटमेंट रोंग है। हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑल पार्टिकल की सेम टेम्परेचर पे सेम नहीं होगी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी याद रखिए, एवरेज
काइनेटिक एनर्जी ये रिमेन सेम रहती है, रिमेन सेम। यहाँ पे क्या है, एवरेज नहीं दिया गया था। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल रिमेन सेम, तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ए टिंक्चर ऑफ आयोडीन फाइंड द सोल्यूट एंड सोलवेंट। तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन होता है आपका, टिंक्चर ऑफ आयोडीन बना होता है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन ये किसका बना होता है, इसके अंदर एल्कोहल होता है, एल्कोहल, और प्लस में क्या होता है आपका, एल्कोहल आयोडीन। तो इसके अंदर क्या है, आपने पूछा देखिए फाइंड सोल्यूट एंड सोलवेंट। तो जो लेसर क्वांटिटी होता है, जो क्वांटिटी जिसकी कम होती है उसको हम सोल्यूट कहते हैं, ये सोल्यूट, और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसको हम बोलते हैं सोलवेंट कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है आयोडीन, ये जो कि लेसर क्वांटिटी होता है, आयोडीन इज सोल्यूट एंड एल्कोहल इज सोलवेंट। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, when liquid is spun rapidly the denser particle falls to the bottom and the lighter particle stay at top. The principle is used in, जब किसी आप लिक्विड को तेज़ी से घुमाते हैं, स्पून करते हैं, तो क्या होते हैं, हैवी पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं और लाइटर पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं। इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। जैसे बटर निकाला जाता है आपका कर्ड को स्पून करके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन कहाँ पैदा होता है सेल के अंदर, ये राइबोसोम। तो राइबोसोम इज द राइट आंसर। नाउ 8th क्वेश्चन है, लेग हॉर्न इज रिलेटेड टू। तो लेग हॉर्न जो है आपकी एक टाइप की जो मुर्गी पालन होता है, पोल्ट्री के अंदर यूज होता है, तो एक टाइप की ब्रीड है ये। तो आंसर क्या होगा हमारा, पोल्ट्री, यानी लेग हॉर्न इज रिलेटेड टू पोल्ट्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम इज मेड अप ऑफ, यानी जो फ्लोएम है, फ्लोएम के आपको क्या है, इसके अंदर कंपाउंड देख रहे, फ्लोएम इज मेड अप ऑफ सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, बोथ ऑफ अबो। तो जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम के अंदर क्या होता है आपको पता है, 4 पार्ट होते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन सा, एक होता है सीव ट्यूब, सीव ट्यूब, सेकंड होता है आपको पता है कंपेनियन सेल, ये ठीक है कंपेनियन सेल, तीसरा क्या होता है आपको पता है फ्लोएम पैरेनकाइमा, फ्लोएम याद होनी चाहिए आपको, पैरेनकीमा, और जो फोर्थ होता है ये तो फ्लोएम फाइबर होता है, फ्लोएम फाइबर, फाइबर, ये 4 कंपोनेंट होते हैं। तो देखिए हमारे क्या दिया गया है यहाँ पे, हमको हमें दिया सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, तो सी विल बी द राइट आंसर। तो दोनों कंपोनेंट क्या है, फ्लोएम के होते हैं। फ्लोएम क्या काम आता है, फ्लोएम इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, यानी फ्लोएम क्या है, ये ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए रेस्पॉन्सिबल है प्लांट के अंदर जो है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोड शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज नोन एज। तो रोड स्ट्रक्चर, जो रोड टाइप की स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियस के अंदर, कहलाती है क्रोमोजोम। क्रोमोजोम इज द रोड शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है आपका, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या है छोड़ देते ऊपर से नीचे तरफ क्या है फॉल करती है, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। तो ये आपको यहाँ पे डिफाइन करना है 1 मार्क्स में। तो क्या है, द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, यानी दिस एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, ये क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज इज एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन produced when a body fall under the gravity, fall under the influence, लिखते हो fall under the gravity ऑफ अर्थ, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से दिखाते हैं, डिनोटेड बाय इट इज
देख सकते हैं आप, डिनोटेड बाई जी, और इस जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये होती है आपकी फ्री फॉल, यानी एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी व्हेन इट फॉल अंडर द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। जी से दिखाते हैं, वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ड्राई आइस। तो ड्राई आइस क्या होती है, ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2, इसको बोलते हैं हम ड्राई आइस। बोलते क्या इसको, कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम कहते हैं ड्राई आइस भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्मोसिस। आपने सेल के अंदर पढ़ा था डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, अगर वो सेमी परमिएबल या परमिएबल मेम्ब्रेन्स के थ्रू होता है उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो व्हाट इज ऑस्मोसिस, जो आपको ऑस्मोसिस है ये ऑस्मोसिस, इसको आपको डिफाइन करना है ऑस्मोसिस। तो क्या है, द मूवमेंट ऑफ वाटर द लिक्विड उसका वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, सेमी परमिएबल या परमिएबल मेम्ब्रेन भी कह सकते, मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। बस डिफाइन करना था। या मूवमेंट ऑफ द वाटर या लिक्विड थ्रू द सेमी परमिएबल या परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं हम ऑस्मोसिस कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टिश्यू मेकअप द हस्क ऑफ कोकोनट। यानी जो हस्क होती है कोकोनट की, आपने देखा और जो रेशा होता है नारियल पे, वो किस टिश्यू का बना होता है। तो ये जो बना होता है आपका स्क्लेरन कीमा टिश्यू का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 15th है, नेम 2 सेल ऑर्गेनल्स कंटेनिंग देयर ओन जेनेटिक मटीरियल्स। तो ये क्या आंसर होगा इसका, होगा माइटोकॉन्ड्रिया। एक तो था माइटोकॉन्ड्रिया और सेकंड क्या है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है, ये दो जो आपके ऑर्गेनल, इनका अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल में हम किसकी बात करते हैं, जेनेटिक मटेरियल में हम DNA एंड राइबोसोम की बात करते हैं, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये थे आपके 15 1 मार्क्स क्वेश्चन। नाउ 16 to 16, 17, 18 ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के हैं। तो 16 क्वेश्चन क्या है, स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल, राइट इट एप्लीकेशन। तो जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, जब किसी बॉडी को हम क्या है वाटर के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर फुल्ली या पार्सली इमर्स करते हैं, तो उसकी अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, और जो वाटर डिस्प्लेस होता है, वाटर डिस्प्लेस जो होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो बॉडी के वॉल्यूम के बराबर होता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसको स्टेट करना है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बिल्कुल आसान सिंपल सा है। वाटर के अंदर आपने देखा भी होगा कभी, तो क्या व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्सली, यानी पूरी तरह से या हाफ पार्सली इन फ्लूइड,
फ्लूइड क्या होता है, बहने वाला, लिक्विड है, गैस है। इट एक्सपीरियंस ए फोर्स, अपवर्ड फोर्स कह सकते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, फोर्स दैट इज इक्वल टू weight of fluid displaced, weight of fluid displaced। सिंपल सा है, जब वाटर या लिक्विड के अंदर किसी सब्सटेंस को आप इमर्स करते, डुबोते हैं फुल्ली या पार्सली, तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, और जो वाटर डिस्प्लेस होता है उसका जो वेट होगा वो आपकी बॉडी के वेट के बिल्कुल बराबर होता है। तो ये आपको स्टेटमेंट देनी थी। राइट इट एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन क्या, इसका यूज़ कहाँ होता है, एप्लीकेशन। तो आपको पता है जो आपके शिप्स होती है, सबमरीन होती है, उनकी डिजाइनिंग में इसका यूज़ होता है। फर्स्ट है इन डिजाइनिंग ऑफ शिप एंड सबमरीन, शिप समुद्री जो जहाज होते हैं, शिप्स एंड सबमरीन, सबमरीन होती है पनडुब्बियाँ जो समुद्र में चलती है, पनडुब्बियाँ सुनिएगा आपने, सबमरीन। 2 मार्क्स का था, तो 1 मिनट आपका आप एक इसकी एप्लीकेशन बता सकते हैं। तो और भी है आपकी, जैसे लैक्टोमीटर यूज किया जाता है प्योरिटी ऑफ मिल्क चेक करने के लिए, वो BC के ऊपर बेस है। वर्किंग ऑफ लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर आपको पता है लैक्टोमीटर क्या काम आता है, ये आपका प्योरिटी ऑफ मिल्क को चेक करने के काम आता है। तो ये आपका क्या क्वेश्चन था, इसमें आपका 2 मार्क्स का था, तो एक क्या होगी डेफिनेशन, 2 एप्लीकेशन हो गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, शुगर क्रिस्टल डिसोल्व फास्टर इन हॉट वाटर देन इन कोल्ड वाटर, एक्सप्लेन। शुगर क्रिस्टल जो होते हैं हॉट वाटर के अंदर जल्दी घुल जाते हैं, जबकि ठंडे में देर से घुलते हैं, वाई। तो यहाँ पे जो रीज़न है, बिकॉज जो आपकी एनर्जी होती है, यानी जो आपका हॉट वाटर है, बिकॉज एनर्जी ऑफ हॉट वाटर इज लार्ज ड्यू टू टेम्परेचर, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर क्या है, ज़्यादा है, ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर, एंड डिफ्यूजन जो होता है, डिफ्यूजन रेट जो होता है, डिफ्यूजन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टेम्परेचर के, टेम्परेचर जिसका ज़्यादा उसका डिफ्यूजन रेट ज़्यादा, जिसका डिफ्यूजन रेट ज़्यादा उसकी क्या है, डिसोल्व फास्टर। तो क्या होगा, इस डिफ्यूजन रेट डायरेक्टली टेम्परेचर, तो आपका हॉट वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो डिफ्यूजन ऑफ हॉट वाटर क्या है, ज़्यादा है। डिफ्यूजन इन हॉट वाटर ग्रेटर देन डिफ्यूजन इन कोल्ड वाटर। दैट्स वाई क्या है, दैट्स वाई शुगर क्रिस्टल, दैट्स वाई शुगर क्रिस्टल डिसॉल्व फास्टर
इन हॉट वाटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका, हॉट वाटर के अंदर शुगर क्रिस्टल जल्दी डिजोल्व हो जाते हैं। रीज़न क्या है, एनर्जी ज़्यादा होती है हॉट वाटर की। और एनर्जी ज़्यादा क्यों होती है हॉट वाटर की, टेम्परेचर की वजह से। लार्ज टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर हॉट वाटर का ज़्यादा देन कोल्डर वाटर। और हमें पता है डिफ्यूजन रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टेम्परेचर के। टेम्परेचर ज़्यादा तो डिफ्यूजन रेट ज़्यादा। तो डिफ्यूजन रेट किस में है, हॉट वाटर के अंदर ज़्यादा है, इसलिए शुगर क्रिस्टल डिजोल्व इन हॉट वाटर फास्टर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन मैरीकल्चर एंड एक्वाकल्चर। तो क्वेश्चन क्या, डिफरेंस बिटवीन द मैरीकल्चर एंड एक्वाकल्चर। मरीन से जुड़ा है। मरीन क्या होता है, सी रिलेटेड, समुंदर। एक्वा हो गया वाटर, रिलेटेड टू पॉन्ड, आपकी कैनाल्स, रिवर्स। तो यहाँ पे क्या है, मेन है आपका कल्चर, यानी मैरीकल्चर, एक्वाकल्चर, कल्चर ऑफ यानी आपका फिश से है, यानी मछली पालन से है, मछली कैप्चरिंग से है। तो मरी कल्चर क्या है, जब आपका जैसे प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कल्चर ऑफ मरीन फिश varieties in open sea, fish in open sea. Aqua water, this is the process of culture of fish, जो fish in pond, river, कैनाल एटसेट्रा। यानी ये क्या है, इसके अंदर जो आपकी मरी कल्चर है, आपकी मरीन फिशेस जो होती है, उनकी वैरायटीज़ जो होती है, उनका जो प्रोसेस है कल्चर की, वो ओपन सी में की जाती है। जबकि एक्वा कल्चर क्या है, जो फिशेस है वो पॉन्ड, रिवर, कनाल के अंदर इनकी क्या है, कल्चर की जाती है, इनको पाला जाता है। नाउ सेकंड जो है, जो इनको पकड़ने के लिए they are caught using फिशिंग नेट होते हैं, स्पेशल फिशिंग नेट, बाय यूजिंग स्पेशल बोट चाहिए इसके लिए, बाय फिशिंग बोट। क्योंकि सी के अंदर आपको कैप्चर करना है तो इसके लिए स्पेशल फिशिंग नेट चाहिए होता है, फिशिंग बोट यूज़ होती है। जबकि इसके अंदर क्या, सिंपल नेट से भी आप क्या कैप्चर कर सकते हैं। दे आर कोट बाई सिंपल नेट यूज़ करके भी क्या आप इसको कैप्चर कर सकते हैं। सिंपल नेट का सिंपल फिशिंग नेट भी कह सकते हैं, सिंपल फिशिंग नेट। 2 मार्क्स का था तो आपको 2 में इसका डिफरेंस दिखा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ब्रेक्स अप्लाइड टू कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। इफ द कार टेक्स 2 seconds टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, कैलकुलेट डिस्टेंस इज ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो हमें क्या है, यहाँ पे ब्रेक लगाए हैं। ब्रेक क्या करता है, आपकी वेलोसिटी को डिक्रीज कर देता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाती है, यानी बॉडी क्या होगी, रुक जाएगी। तो यहाँ पे कार पे ब्रेक लगाए तो यहाँ पे जो ये दी 6 है एक्सेलरेशन, यानी ए कितना दिया गया आपको, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। साइन कैसा लेंगे यहाँ पे, नेगेटिव क्यों लेंगे, क्योंकि क्या है आपका मोशन स्टॉप हो गया है। इसके बाद क्या दिया गया आपको, देखिए इफ कार टेक टाइम दिएगा 2 seconds टू स्टॉप, यानी टाइम जो है आपका, टाइम टी, ये कितना दिया गया आपको, 2 seconds। 2 seconds के बाद क्या हो गया, आपकी कार स्टॉप हो गई है। हमें क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है, यानी कितने डिस्टेंस के बाद ये स्टॉप हो गई है। तो इक्वेशन हमें पता है, इक्वेशन क्या आपकी एस होती है, यू टी प्लस हाफ
at²। अब यहाँ पे हमारे पास a भी दिया गया है, t भी है, लेकिन u नहीं है। तो v निकालने के हमें पता फाइनल वेलोसिटी क्या 0 है, हमें पता है वी नो आपका जो फॉर्मूला आपको पता है होता है v = u + at। एक इक्वेशन ये है आपकी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 क्योंकि स्टॉप हो गई है। ये आपको निकालनी है u, हमें पता नहीं है। एक्सेलरेशन कितनी दी गई है, -6 दी गई है। टाइम कितना है, 2 सेकंड दिया गया है। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो देखिए आपका ये हो गया आपका u 6 2 = 12 0, 12 को इधर लेके आओगे तो u कितना आ गया 12, 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड। यानी फाइनल 0 u पल्स में 12, ये 12 को इधर लेके आया तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 12 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास वेलोसिटी भी है, u भी है, t भी है और आपका a भी है। अब इसके अंदर हमारा जो मेन मकसद था वो क्या निकालना था, आपको ये s निकालना था, यानी डिस्टेंस ब्रेक अप्लाई करने के बाद बॉडी कितनी दूर जाके रुकी हमें निकालना था। तो यहाँ पे हमें s निकालना है। तो u कितना आपका 12 मीटर है, टाइम कितना है 2 सेकेंड है, ये हाफ है, एक्सेलरेशन कितनी है 6 माइनस टाइम कितना है 2 का स्क्वायर हो गया है। इसको आप करेंगे 12 दूनी 24 हो गया, ये घटा का साइन हो गया, ये आपका 1/2 -6 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। आप काट सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2। तो ये कितना हुआ आपका, ये हो गया 24, ये माइनस का ये माइनस बार लेते प्लस हो गया, ठीक है आपका। तो 6 2 जा 12, 24 घटा 12, यानी एस कितना आ गया आपका 12 मीटर। यानी 12 मीटर के बाद क्या बॉडी स्टॉप हो जाएगी, कार आपकी रुक जाएगी। आपको ये निकालना था। तो गिवन क्या था, एक्सेलरेशन नेगेटिवली, क्योंकि बॉडी क्या आ रही है आपकी कार जो है डी एक्सेलरेट हो रही है, रुक रही है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव -6, टाइम 2 सेकंड था। हमें क्या निकालना था, डिस्टेंस निकालना था, वो क्या था ut + हाफ at²। लेकिन यहाँ पे t भी था हमारे पास, a भी था, u नहीं था। u हमने कैसे निकाला, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 होनी है, जैसे आप ब्रेक अप्लाई करेंगे u a -6 t2, तो कितना आ गया u की वैल्यू 12 मीटर पर सेकेंड। इसके अंदर रख दिया आपने, रखने के बाद आपका डिस्टेंस कितना आ गया 12 मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 क्वेश्चन। देखिए, वाई डू यू फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन मूविंग बस ब्रेक टू स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड व्हेन इट एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। तो मैंने बताया था ड्यू टू इनर्शिया ऑफ, फर्स्ट क्या है, वी फॉल बैकवर्ड, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बिकॉज इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्यों, बिकॉज मैंने बस स्टार्ट होती है तो आपका लोअर पावर यानी फिट कम्स इनटू मोशन विद रेस्पेक्ट टू बस, but a proportion try to remain in rest position। सिमिलरली क्या है, we fall forward forward direction due to inertia of motion, due to inertia of motion, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से है। अब यहाँ पे क्या, जैसे ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करेगा तो क्या होगा, फिट, बिकॉज जैसे ड्राइवर ब्रेक लगाएगा, ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक, फिट्स comes into rest
विद रेस्पेक्ट टू बस, बट अ प्रपोर्शन, जो आपका प्रपोर्शन है वो ट्राई करता रहेगा मोशन में रहने का। अ प्रपोर्शन ट्राई टू रिमेन इन मोशन, जिसकी वजह से क्या है आप सामने की ओर गिर जाते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिर जाते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था आपका। अब सेकंड वाला जो पार्ट है वो क्या कहता है आपका, देखिए वो कहता है वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ए फायरमैन टू होल्ड ए होज विच इजेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट ए हाई वेलोसिटी। आपने देखा होगा तो फायरमैन है जैसे वाटर को ऑन करता है, वाटर सामने की तरफ जाता है और जो उसके अपोजिट डायरेक्शन बिल्कुल उतनी वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से वाटर सामने की तरफ गया है उससे अपोजिट वेलोसिटी में क्या होगा आपका जो फायरमैन के ऊपर क्या है न्यूटन्स लॉ, थर्ड लॉ लगता है। जैसे मान लो आपका क्या है, ये सामने आपका होज है, तो जो वाटर है वाटर सामने की तरफ जा रहा है वाटर, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या बिल्कुल अगर जो वेलोसिटी इधर है, जिस वेलोसिटी से सामने गया उसी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या है आपका न्यूटन्स लॉ फोर्स लगता है। यानी आपका एक्शन सामने क्या हुआ एक्शन, इधर क्या होगा आपका रिएक्शन। और आपको पता है न्यूटन्स लॉ कहते हैं एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट, यानी रिएक्शन। तो आपका यहाँ पे क्या है आपका जो वाई डिफ़िकल्ट फायरमैन टू होल्ड होज ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये आपका आंसर है। यानी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से क्या है आपका जो होज वो होल्ड करना फायरमैन के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे वाटर मूव्स विद वेलोसिटी act as action। ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ, ड्यू टू देखिए वाटर मूव्स विद वेलोसिटी एक्ट एज ए एक्शन ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। रिएक्शन take place in opposite direction। with same velocity वाटर सामने की तरफ मूव करता है एक्शन ले सकते हैं, तो न्यूटन थर्ड लॉ से रिएक्शन क्या होगा बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में विद सेम वेलोसिटी। इसलिए क्या है इट्स डिफ़िकल्ट। आप यहाँ फोर्स भी ले सकते हैं, जो वाटर फोर्स एग्जर्ट करता है, यानी वाटर मूव विद वेलोसिटीज हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि फोर्स जो मूव विद फोर्स, फोर्स भी लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या ये भी आपका फोर्स, यानी एक्शन सामने हुआ, वाटर ने एक्शन किया, उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन हुआ न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, सो इट्स डिफ़िकल्ट। सो that is why it is difficult to hold hose by fireman। तो ये था आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 20। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका differentiate between a true solution and a colloid। differentiate between a true solution and a colloid। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड colloid। तो सबसे पहला तो क्या है, अगर आपको पता है सॉल्यूशन क्या है, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर,
जीनियस मिक्सचर, बड़ा आसान है। और ये क्या आपका, इट इज ए हिट्रो, बताया था आपको, हिट्रोजीनियस मिक्सचर। जीनियस मिक्सचर, ठीक है। सेकंड क्या है, इट इज ट्रांसपेरेंट, सॉल्यूशन कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, यानी आर पार देख सकते हैं। इट इज ट्रांसपेरेंट, ये कैसा होता है आपका, जो कोलॉइड होता है, इट इज ट्रांसल्यूसेंट होता है। इट इज ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट यानी इसमें क्या है आपका, अल्प यानी कि देख कम पास होता है, धुंधला दिखाई देता है। नाउ थर्ड आप इसका डिफरेंस ले सकते हैं, 3 मार्क्स का ही। इसका जो पार्टिकल साइज होता है, पार्टिकल साइज सॉल्यूशन के अंदर जो होता है, पार्टिकल साइज लेस देन होता है 10⁻⁹ मीटर के, जबकि पार्टिकल साइज जो होता है इसके अंदर, कोलॉइड के अंदर इन बिटवीन होता है। पार्टिकल साइज बिटवीन 10⁻⁻ मीटर टू 10⁻⁷ मीटर के बीच में होता है। इसका ये 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। ये आपका जो है डोंट शो टिंडल इफेक्ट, सॉल्यूशन डोंट शो कि पार्टिकल बहुत छोटे हैं, डोंट शो टिंडल इफेक्ट, जबकि आपका कोलॉइडल क्या दिखाता है, यानी आपका ये वाला अगर आप लिखे 1, ये हो गया 2, 3, 4, पर डोंट हटा दिए, लगा दें शो टिंडल इफेक्ट। एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये क्या, जैसे मिक्सचर ऑफ, एक एग्जाम्पल दे दिए, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, नमक ले लेते हैं, नमक शुगर भी ले सकते हैं। इधर आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल जो आपका है, फॉर एग्जाम्पल मिल्क है, आपका मिल्क है, इंक है, ये क्या एग्जाम्पल होते हैं कोलॉइड के। तो आपको डिफरेंस था 3 मार्क्स का। तो सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है, कोलॉइडल हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस बताया था आपको, इसके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, इसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। ये ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार देख सकते हैं। ये ट्रांसल्यूसेंट होता है, यानी कि आर पार नहीं देख पाते, धुंधला होता है। पार्टिकल साइज लेस देन 10⁻⁹ मीटर होता है। यहाँ जो पार्टिकल साइज होता है वो 10⁻⁹ मीटर टू 10⁻⁷ मीटर के बिटवीन होता है। ये टिंडल इफेक्ट को शो करता है। कोलॉइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता, जबकि आपका कोलॉइडल क्या शो करता है। एग्जाम्पल दे देना इसका, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट या वाटर ऑफ शुगर ले सकते हैं। मिल्क इंक क्या है, इसके एग्जाम्पल है कोलॉइड के। तो ये था आपका 21 क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन। देखिए, स्टेट द इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑन रेट ऑफ इवेपोरेशन। ये आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन है, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है। तो स्टेट द इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑन द रेट ऑफ इवेपोरेशन। सेकेंड है, विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ। ए और बी 2 ऑप्शन दिए गए हैं। एंड वाई इट इज़ डिफिकल्ट टू होल्ड ए स्कूल बैग हैविंग ए स्ट्रैप मेड ऑफ थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन क्या आपका, देखिए, स्टेट इफेक्ट ऑफ एरिया ऑन द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, स्टेट इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया। इफेक्ट ऑफ सरफेस, इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑन रेट ऑफ
इवेपोरेशन। सरफेस एरिया, इवेपोरेशन क्या है? एक सरफेस फिनोमेनन है, जितनी ज़्यादा सरफेस होगी उतना जल्दी इवेपोरेशन होगा। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या है? रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? सरफेस एरिया के। इसका मतलब क्या है? अगर सरफेस एरिया ज़्यादा तो इवेपोरेशन इंक्रीजेज, दैट इज रेट ऑफ इवेपोरेशन increases with respect to increase of surface area, increase of surface area, and decreases घट जाएगा with respect to decrease in सरफेस एरिया। यानी सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, सरफेस एरिया घटेगा तो इवेपोरेशन घटेगा। आपको बस इतना ही आंसर देना था इसका, काफ़ी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या कहता है देखिए, आपको गिवन है विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ए। जो ए है आपका उसका आंसर क्या होगा? देखिए ध्यान से, बस आंसर देना है। टू लिक्विड ए एंड बी आर मिसिबल विद ईच अदर एट रूम टेम्परेचर एंड डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज लेस दैन 25 केल्विन। तो टेक्निक का नाम क्या है यहाँ पे? जब आपके दो लिक्विड हैं उनके अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन हो तो हम यूज़ करते हैं जो टेक्निक का नाम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, डिस्टिलेशन मेथड। दैट इज इफ टू लिक्विड ए बी आर मिसिबल और उनके आपस में घुल जाते हैं और उनका रूम टेम्परेचर का जो डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 25 केल्विन है तो हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। सेकंड है कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू इंक, या कलर कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू इंक दिया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा जो सेकंड पार्ट है बी, इसके अंदर जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ करते हैं। और ये क्या होती है? ये यूज़ होती है सेपरेट कलर्ड कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। जैसे इंक है, इंक इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डाइज। तो यहाँ पे आपकी जो बात हुई ब्लू इंक की, तो इंक क्या है? मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डाइज, द डाइज आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ये जो शाई है, कलर कंपोनेंट है, उनको अलग अलग करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं? क्रोमेटोग्राफी। नाउ इसका ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब इसका जो अगला पार्ट है, तीसरा पार्ट क्या देखिए, थर्ड पार्ट। Why it is difficult to hold a school bag having strap made of thin and strong string। तो क्वेश्चन क्या देखिए, जो पतली मजबूत डोरी से बनी पट्टी की सहायता जो स्कूल बैग को उठाना कठिन क्यों होता है? Why it is difficult to hold a bag having strap made up of thin and strong string। we know हमारा जो थर्ड पार्ट इसका आंसर है we know। आपको पता है जो प्रेशर होता है, प्रेशर दबाव जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? आपका पढ़ा आपने, थ्रस्ट या फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा। इसका एक फार्मूला और भी आप वो भी लगा सकते हैं, या थ्रस्ट पर यूनिट एरिया।
तो देखिए जो हमारे थिन स्ट्रिंग है, यानी यहाँ पे हम प्रेशर जो है, प्रेशर डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम, एरिया कम प्रेशर ज़्यादा। तो दैट मीन्स क्या है, जो आपकी स्ट्रिंग है, सरफेस एरिया जो होगा, सरफेस एरिया ऑफ थिन स्ट्रिंग, ऑफ ए थिन स्ट्रिंग is less as compared to wide string. Compared to wide string. Area कम means pressure ज़्यादा, means that is greater is the pressure, that is greater, और लार्ज भी यूज कर सकते हैं आप, लार्जर इज प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एरिया की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो दैट लीड्स टू पेन इन शोल्डर, दैट लीड्स टू पेन इन शोल्डर। shoulders, hence it is difficult to hold it back। ये that's why कि हम बस ये कारण दे सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के, और सरफेस एरिया स्ट्रिंग का होता है थिन का, लेस होता है, एरिया अगर ये लेस है तो प्रेशर ग्रेटर हो गया, दिस लीड्स टू पेन इन शोल्डर, सो दैट इज सो दैट्स वाई that is why it is difficult to hold a school bag having a strap made up of a thin and strong string. ये था आपका 22nd क्वेश्चन। नाउ 23rd क्वेश्चन, with the help of diagram explain the differences between 3 muscle fibers। मसल टिश्यूज़ आपने पढ़ा है, वे क्या थे, 3 टाइप के थे, स्ट्रेटेड मसल, अनस्ट्रेटेड मसल, कार्डिक मसल्स। तो आपको पहले डायग्राम बनाना है, ये डायग्राम आपका देखिए, पहले डायग्राम ये बनाना है आपने, ये स्ट्रेटेड मसल डायग्राम है, दिस इज़ अनस्ट्रेटेड मसल डायग्राम है, एंड दिस इज़ कार्डिक मसल डायग्राम है। डायग्राम बनाने के बाद इनके बीच में आपको क्या देखिए डिफरेंसेस करने हैं। तो सबसे पहले डायग्राम, इसके बाद ये डिफरेंसेस है आपके। तो डिफरेंसेस क्या है, आपको ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है, तो कम से कम 3 डिफरेंसेस देने हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेटेड मसल, यू कैन सी, देखिए सिलेंड्रिकल दिखाई दे रही है आपको, बेलनाकार। सो दीज आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल शेप्ड है। Unstraight muscle, you can see these are small and spindle shape. These are small, छोटी है, small and spindle shape। शेप कैसी है, स्पिंडल टाइप की है, स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप्ड। तो तीसरी टाइप के मसल आप देख सकते हैं, दीज आर आल्सो सिलेंड्रिकल टाइप दिखाई दे रहे हैं, दीज आर सिलेंड्रिकल,
सेकंड आप देख पाएंगे, देखिए यहाँ पे अनब्रांच, कोई ब्रांच नहीं है। ब्रांच क्या, जैसे टहनी निकलती है, जैसे यहाँ पे टहनी दिखाई दे रही है। दे आर अनब्रांच्ड, ब्रांचेज नहीं निकली हुई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए ये भी क्या है, अनब्रांच्ड आर अनब्रांच्ड। ये शाखाएं निकलती नहीं, ऐसी शाखाएं नहीं है कि इसके अंदर देखिए निकली हुई है। दे आर ब्रांच्ड, आर ब्रांच्ड। कैंसी देखिए शाखाएं निकली हुई है, ऐसी टहनी सी निकली हुई है, इसको बोलते हैं ब्रांच। नाउ नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देखेंगे ये होती है मल्टी न्यूक्लिएट। दे आर मल्टी न्यूक्लिएट, आर मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब होता है एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है इसके अंदर जो है, यानी न्यूक्लियस क्या है आपके एक से ज़्यादा, उसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। जो बाकी दोनों होती है यूनी न्यूक्लिएट होती है, यानी एक ही न्यूक्लियस होता है। आर यूनी न्यूक्लिएट। यूनी न्यूक्लिएट। और ये आपकी जो कार्डिक मसल होती है ये भी होती है आर यूनी न्यूक्लिएट, यानी इसका भी एक ही न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है आपका, दे हैव ब्लंट एंड। अगर एंड कैसे है, हैव ब्लंट एंड। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टैपरिंग एंड, इसको बोलते हैं टैपरिंग एंड। हैव टैपरिंग एंड। इनका भी कैसे ब्लंट एंड है, हैव ब्लंट एंड। अगर आप इसको स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंस इनके बीच में। ऐसे ही आपका जो है नेक्स्ट, अगर आप लोकेशन की बात करेंगे, लोकेशन कहाँ पे होती है, तो ये आपका डिफरेंस अगर आप लेंगे, दे आर फाउंड इन या लोकेटेड इन लिम्स। क्या होती है, लोकेटेड इन लिम्स एंड अटैच टू बोन, बोन से अटैच होती है, एंड अटैच्ड टू बोन। ये आपकी आइरिस के आसपास होती है, लोकेटेड इन आइज होती है, लोकेटेड इन आइरिस, आइरिस ऑफ आई। यूरेटर के अंदर भी होती है, इन यूरेटर, यूरेटर जो आपकी ट्यूब होती है, इससे आपका यूरिन निकलता है, यूरिन आता है, और आपकी इन ब्रोंकाई लंग्स एंड ब्रोंकाई, जो फेफड़े होते हैं आपके, उनके अंदर ब्रोंकाई ऑफ लंग्स के अंदर होती है। तो लास्ट की अब आपकी ये है जो आपकी कार्डिक मसल। नाम कार्डिक वर्ड यूज़ होता है, कार्डिक वर्ड हार्ट से जुड़ा है। आपने सुना कार्डियोलॉजिस्ट, जो हार्ट डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो ये लोकेटेड इन द हार्ट वाल, नाम से पता चल रहा है, हार्ट लोकेटेड इन हार्ट, यानी जो दिल होता है हार्ट की वाल, हार्ट वाल्स। आप इसको इसका लोकेशन कह सकते हैं। अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन भी आप इसका, वैसे ही आपका 5 मार्क्स का था, आप 2 या 3 लिख सकते, लेकिन मान लो अब मैं आपको बता रहा हूँ तो देखिए मेरा फंक्शन के है, ये क्या करती है, मस्ट गिव मूवमेंट टू द लिम्स, यानी जो फंक्शन क्या करता है, मूवमेंट देती है, मूवमेंट टू द लिम्स, मूवमेंट्स टू द लिम्स देती है। और ये क्या करती है, कंट्रोल करती है मूवमेंट को।
कंट्रोल द मूवमेंट। मसल है, मसल क्या काम करने जाती है, आपकी मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और ये क्या करती है, हार्ट बीट को, क्योंकि हार्ट के अंदर है तो हार्ट बीट को कंट्रोल करेगी, कंट्रोल हार्ट बीट। ये आप कह सकते हैं ये क्या है, आपकी वॉलंटरी है, दीज आर वॉलंटरी मसल, वॉलंटरी मसल, यानी आपकी इच्छा से काम करती है। ये क्या, इनवॉलंटरी मसल, इनवॉलंटरी मसल्स होती है। और ये भी क्या होती है कि हार्ट की मसल है, ये भी क्या होती है, इनवॉलंटरी, आपकी इच्छा से काम नहीं करती है, अपने आप ही करती है। दीज आर आल्सो इनवॉलंटरी मसल। वॉलंटरी, तो ये डिफरेंस था आपका। तो पहला क्या देखिए, आपको दिखाई दे सिलेंड्रिकल शेप है, ये कैसी स्मॉल एंड स्पिंडल शेप है, ये कैसी है, सिलेंड्रिकल है ये भी। इसके अंदर देखिए आपकी क्या है, ध्यान से देंगे आप, ब्रांच चीज़ नहीं है, तो ये अनब्रांच्ड है, ये देखिए ये भी अनब्रांच्ड है, और ये क्या है, इसके अंदर ब्रांच से शाखाएँ निकली हुई है। तीसरा क्या है, इसके अंदर क्या होता है, ये मल्टी न्यूक्लिएट है, यानी एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होती है। बाकी अनस्ट्रेटेड और जो कार्डिक मसल होती है ये आपकी यूनिन्यूक्लिएट होती है, एक ही न्यूक्लियस होता है इनका। ये ब्लंट एंड, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए आपका ये एंड कैसे यहाँ पे ब्लंट है, ब्लंट, और यहाँ पे भी क्या, ये ब्लंट है। तो जो आपकी स्ट्रेटेड और कार्डिक मसल होती है ब्लंट होती है, जबकि आप अगर यहाँ देखेंगे, ये देखिए इसके कॉर्नर से इसको बोलते हैं टेपरिंग एंड है इसके जो है। अब ये जो प्रेजेंस का होती है, लोकेशन की बात करें, तो जो आपकी स्ट्रेटेड मसल लिम्स के अंदर होती है और अटैच टू बोन होती है, जबकि अनस्ट्रेटेड मसल कहाँ पे है, आपकी आइज जो है उसकी आइरिस में, यूरिटर एंड ब्रोनकाई ऑफ लंग्स के अंदर प्रेजेंस होती है, लोकेट होती है। जबकि कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जो होते हैं हार्ट के होते हैं, तो कार्डिक मसल डायरेक्टली आप हार्ट वाल से लोकेटेड होते हैं, हार्ट वाल के अंदर होती है। नेक्स्ट है, आप अगर इसकी बात करें फंक्शन की, तो जो आपकी स्ट्रेटेड मसल है ये मूवमेंट प्रोवाइड करती है लिम्स को, और ये वॉलंटरी मसल होती है, क्योंकि आप हैंड उठाते हैं, पैर उठाते हैं, आपकी इच्छा से काम करती है, तो इनको वॉलंटरी मसल भी कहते हैं। जबकि आपकी अनस्ट्रेटेड मसल जो होती है ये कंट्रोल करती है मूवमेंट को, और ये इनवॉलंटरी मसल्स है, आपकी इच्छा से काम नहीं करती है। सिमिलरली जो आपकी कार्डिक मसल है ये हार्ट बीट को कंट्रोल करती है, और ये भी कैसी है, इनवॉलंटरी मसल है। तो ये था आपका 2022 सितंबर का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 9th क्लास का, जो आपको करना है।